एपिसोड 3। अभी तक आप सभी ने कहानी के पिछले भाग में देखा कि किस तरह से पूजा आलोक की सारी बातें छुपकर सुन लेती है और वो उसके इरादे जान लेती है। इसी वजह से वो किसी तरह से अपनी बहन सुहानी को वहां लेकर निकल जाती है, लेकिन उसकी किस्मत उसे धोखा दे जाती है और वो फिर से एक बार आलोक के चंगुल में फंस जाती है। पर फिर भी वो हिम्मत हारती नहीं है, बल्कि उन्हीं गुंडों में से एक की कमर से बंदूक निकाल आलोक पर तान अपनी बहन को लेकर वहां से निकल जाती है। और जैसे ही उसे सामने से एक गाड़ी आते दिखाई देती है, वो झट से वो गाड़ी को किसी तरह से इशारे कर रोक आलोक को अपने से दूर धक्का दे देती है। और उस गाड़ी में एक मैम होती है, जिसकी मदद से वो दोनों वहां से अपने गांव जाने में सफल हो जाती है। पर जब पूजा अपने घर पहुंच जाती है, तब उसके दिमाग में बहुत कुछ बातें उठने लगती है, जिससे वो खुद को ही खत्म करने का ठान पंखे से लटक जाती है। अब कहानी आगे। पूजा जब खुद को होश आने पर जिंदा देखी तो रोने लगी और अपने बाबा के सीने से लगकर बोलने लगी, मुझे मर जाने दिए होते ना बाबा, आपने मुझे बचाया क्यों? मैं अब नहीं जीना चाहती हूँ इस जिल्द भरी जिंदगी से कम आप सबको छुटकारा तो मिल जाता। उसकी बातों को सुन हेतल झट से बोल पड़ी, हाँ हाँ, तू तो बढ़िया है हमारे बारे में सोचने वाली। अरे करम जली, अगर तूने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी तो भी हम सब के लिए मुसीबत ही खड़ी करके जाएगी। पुलिस तो यही समझेगी ना कि मैं सौतेली माँ हूँ, इसीलिए तुझे परेशान करके आत्महत्या करने पर मजबूर कर दी। अपनी पत्नी की इतनी कड़वी बातों को सुन सुखदेव जी बोले, जरा तुम कुछ देर चुप रहोगी, बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। हाँ हाँ, मैं ही तो हूँ, इस घर में हूँ जो सबके आंखों में खटकती हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ, संभालो अपनी लाडली बेटी को। हम ये बोल हेतल वहां से इठलाते हुए चली जाती है। तब सुखदेव पूजा को समझाते हुए कहता है, बेटा तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे इस कदम से तुम्हारे बाबा की परेशानी खत्म हो जाएगी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकता था। ये सब जो तुम्हारे साथ हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। काश कि मैं शादी से पहले जरा जांच लेता कि वो लोग कहाँ से है, कैसे है, तो आज तुम्हारी जिंदगी इस मोड़ पर ना आ गई होती जहाँ तुम्हें जीने से अच्छा मौत दिखाई दे दी। नहीं बाबा, इस सब में आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो मेरी भलाई सोचकर ही ये शादी करवाए। आपने सोचा मैं बड़े घर में राज करूंगी। ये तो मेरी ही किस्मत है जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है। पूजा को इससे पहले इतना टूटा सुखदेव कभी भी नहीं देखा था। अपनी बेटी की इस हालत को देखकर वो बहुत दुखी हो गया था, पर वो कुछ भी करके पूजा को फिर से पहले की तरह मुस्कुराना सिखाना चाहता था। वो जानता था ये सब भूल पाना इतना आसान भी नहीं है, पर वो ये भी जानता था कि कोशिश करने पर हर जख्म समय के साथ भर ही जाते हैं। इसीलिए वो पूजा को कुछ दिन इन सब चीजों से दूर अपनी बहन सलोनी के पास भेजने की सोच लिया। अगले दिन जब हेतल उठी तो पूजा को नए कपड़ों में देख मुंह बनाते हुए बोली, अरे बड़ी सज धज कर तैयार हुई है, क्या बात है? अब इतना सजने धजने की क्या जरूरत है तुम्हें? जाकर मेरे लिए जरा चाय बना ला, मेरे सर में दर्द हो रहा है। हेतल के वो सब बोलने पर पूजा को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा, पर फिर भी वो माँ को कुछ नहीं बोली और जाने लगी रसोई में चाय बनाने। तभी सुखदेव वहां अपने हाथ में एक बैग लेकर आते हुए बोले, अब कुछ दिनों तक तुम्हें खुद ही आदत डालनी होगी, खुद के लिए भी और मेरे लिए भी चाय बनाने की, या फिर सुहानी को सिखाओ चाय बनाने। हेतल सुखदेव की बात सुन कुछ नहीं समझी, इसीलिए पूछी, आपका मतलब क्या है जी? अगर मैं चाय बनाऊंगी तो ये महारानी क्या घर में बस ऐसे ही सज सवर कर इधर उधर घूमेगी? नहीं जी, मेरी बेटी यहाँ पर रहेगी ही नहीं। मैंने तय किया है कि अब से कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी मेरी बहन सलोनी दी के पास जाकर रहेगी। वैसे भी यहाँ पर रहने से इसके जख्म कभी भी भर नहीं पाएंगे। वैसे भी उस जख्म को बहुत सारे लोग हैं कुरेने के लिए, इसीलिए मैं इसे सलोनी दी के पास भेज रहा हूँ। इस बात का पता चलते ही हेतल के पैरों तले तो जमीन ही घिसक गई और वो अपने सर पर हाथ धरते हुए बोली, हाँ हाँ अब आप मुझे क्यों ही कुछ बताओगे? ये मेरी अपनी बेटी थोड़ी ना है जो। अरे मैं सब समझती हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं और किसे बोल रहे हैं। हाँ हाँ, भेजो ना अपनी बहन के यहाँ, जब वो इसे वापस यहाँ पर छोड़ जाएगी ना, तब मुझे मत कहना कि ये सब क्यों किया दीदी ने। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और वो तुम्हारे तरह तो कम से कम नहीं ही सोचती है। मेरी बात हो गई है दीदी से, उन्होंने ही मुझे पूजा को अपने पास भेजने के लिए बोला और अब मैं इसे वहीं भेज रहा हूँ। चल पूजा बेटा। ये बोल पूजा का हाथ पकड़ा और लेकर उसे निकल गया बस अड्डे की तरफ, जहाँ से जहानाबाद के लिए बस जाती है। उन दोनों को जाते देख हेतल बहुत ज्यादा ही कुड़ रही थी और अपने गुस्से की वजह से चिल्लाने लगी और बोली, हाँ हाँ जाओ ना, तो किसने इसे रोका है? वैसे भी तो ये इस घर की मुसीबत ही है। अच्छा ही है जो कम से कम कुछ दिनों के लिए हम आराम से तो जी पाएंगे। ये बोल वो झल्लाती हुई रसोई में चली गई अपने लिए चाय बनाने। चूंकि आज तक पूजा ने इतने अच्छे से रसोई की सारी जिम्मेदारी उठा रखी थी कि हेतल को कभी ये एहसास भी नहीं हुआ कि रसोई में काम करना कितना मुश्किल होता है।
पर जब आज उसे खुद के लिए खुद से ही चाय बनाने जाना पड़ा तब उसे लग रहा था कि पता नहीं पूजा ये सब कैसे कर लेती थी। उससे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, ना ही कोई सामान मिल रही है और ना ही माचिस जिससे वो चूल्हा जला सके, ऊपर से लकड़ी के वजह से धुआं, सो अलग ही परेशान कर रही थी हेतल को। इधर पूजा जब बस में बैठने जाने लगी तब वो एक बार सुखदेव के तरफ मुड़कर झट से उन्हें गले से लगा ली और बोली, प्लीज बाबा मुझे माफ कर दीजिए, आज मेरी वजह से आपको सबसे लड़ना पड़ रहा है। हर कोई आपसे यही पूछ रहा है कि मैं वापस क्यों आ गई और आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। अगर किसी से आप ये कहते भी है कि वो लोग धोखेबाज थे तो कोई यकीन नहीं करता है। मैंने आप सबकी जिंदगी खराब कर दी है। सुखदेव पूजा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, नहीं मेरी बच्ची, तूने कुछ भी गलत नहीं किया है और मुझे तुझ पर गर्व है कि तू गलत के खिलाफ आवाज उठाए और उस नरक से भागकर न सिर्फ खुद को बल्कि अपनी बहन को भी बचा ली। वरना आज के जमाने में उस नरक से निकलना बहुत मुश्किल होता है, पर तूने अपने हिम्मत को कभी कमजोर नहीं होने दिया। और तू ये कभी मत सोचना कि हम तुम्हें यहाँ से इसलिए भेज रहे हैं ताकि लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अरे हमें लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो अपने बच्ची के चेहरे पर इस मायूसी से जो हम जानते हैं अगर उस घर में तुम रहोगी तो तुम्हारी माँ तुम्हें कभी भी खुश नहीं होने देगी। इसी वजह से मैं तुझे यहाँ से दूर तेरी बुआ के पास जहानाबाद भेज रहा हूँ। पर क्या तुम मुझसे एक वादा करोगी बेटा? हाँ बाबा बोलिए ना, क्या बात है, आपको कौन सी बात परेशान कर रही है? पूजा अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, मैं चाहता हूँ कि ये गलती जो कल तुमने की थी आइंदा आगे कभी भी नहीं करोगी। अगर कभी भी तुम्हें ऐसे विचार मन में उठे तो एक बार मुझसे बात जरूर कर लेना और मुझे बताना कि आखिर कौन सी बात तुम्हें कमजोर बना रही है। पूजा अपने बाबा की बात सुनकर उनके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोली, मैं आपसे वादा करती हूँ बाबा, मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूंगी और कभी अगर मेरे सामने मुसीबत आएगी तो मैं उसका सामना करने से भी नहीं डरूंगी और हिम्मत से डटकर उसका सामना करूंगी। पूजा की बात सुनकर सुखदेव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए बोले, तब ये हुई ना बात, सदा खुश रहो बेटा, अब जल्दी से बस में जाकर बैठ जाओ, बस खुलने वाली है। सुखदेव के कहने पर पूजा बस में चढ़ गई और खिड़की के पास वाली सीट खाली थी वहां जाकर चुपचाप बैठ गई। बस चल पड़ी, वो खिड़की से अपने बाबा को देख रही थी। कुछ देर में ही बस आगे निकल गई और वो गुमसुम गुपचुप खिड़की के बाहर ही देखे जा रही थी। वो अपने जिंदगी के बारे में सोच रही थी कि तभी उसके बगल वाले सीट पर एक छोटी सी बच्ची आकर बैठते हुए पूजा से बोली, हेलो आंटी, आप क्या मुझे खिड़की की तरफ बैठने दोगे? उस बच्ची की आवाज सुनकर पूजा झट से उसकी तरफ देखने लगी और उसके मासूम चेहरे को देखकर पूछी, बेटा आपका नाम क्या है? आंटी मेरा नाम रूही है, रूही राठौड़। अरे वाह, आपका नाम तो बहुत ही प्यारा है। आ जाओ, आप इधर बैठ जाओ। ये बोल पूजा अपने सीट पर से उठकर रूही को उधर बिठाते हुए खुद उसके बगल वाले सीट पर बैठ गई। थैंक यू आंटी, आप भी बहुत अच्छी है। रूही की इतनी प्यारी बात सुनकर पूजा के चेहरे पर एक अलग सी ही खुशी झलक रही थी और बोली, बेटा आप कहाँ जा रही हो? आंटी मैं अपने दादी के घर जा रही हूँ। पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो इस वीकेंड पर मुझे दादी के घर लेकर जाएंगे। ओह, लगता है आप अपने दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, क्यों? हाँ मेरी दादी बहुत अच्छी है। और बेटा आपकी माँ, वो नहीं आई है आपके साथ क्या? पापा भी नहीं दिख रहे हैं। आप बस में अकेले तो नहीं आ गई है? पूजा की बात सुन रूहानी मासूम भरे चेहरे के साथ बोली, आपको कैसे पता कि मैं बस में अकेली हूँ आंटी? क्या आप सच में अकेले बस में चढ़ गए हो? बेटा आपने अपने माँ या पापा को बताया है कि आप यहाँ इस बस में हो? रूही माँ शब्द सुनते ही एकदम से चुप्पी साध लेती है। रूही को एकदम से चहकते से शांत मोड में देख पूजा कुछ समझी नहीं, इसीलिए वो फिर से सवाल की और बोली, क्या हूँ रूही, आप अचानक से इतने शांत क्यों हो गए? क्या आपको मेरी बातों का बुरा लगा? अगर मेरी बात आपको बुरी लगी तो मुझे माफ कर दो प्लीज, बोल पूजा अपने दोनों कान पकड़ लेती है। ये देख रूही झट से पूजा के कान पर से हाथ हटाते हुए बोली, नहीं आंटी आपने कुछ गलत नहीं कहा, वो मुझे मेरी माँ की याद आ गई। मैंने उन्हें कभी भी नहीं देखा है। मेरे सिर्फ पापा है और वो कहते हैं कि माँ वो आसमान में है और वो वहां से मुझे देखती है। रूही की ये मासूम सी बात सुनकर पूजा एकदम से भावुक हो गई और मन ही मन बोली, इस बच्ची से भी भगवान ने इसकी माँ छीन ली। अरे इस दुनिया में बिना माँ के जीना कितना मुश्किल होता है, ये तो वही समझ सकता है जिसके पास उसकी माँ ना हो, और उन बदकिस्मती वालों में मेरा नाम भी शामिल है। ये सोच वो रूही को प्यार से गले लगाते हुए बोली, आप बहुत प्यारी बच्ची हो रूही, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? पूजा की बात सुन रूही भी झट से खुशी खुशी अपना हाथ पूजा के हाथ से मिलाते हुए बोली, हाँ आज से हम दोस्त। वैसे पूजा आंटी आप कहाँ जा रही है? हम अपने बुआ के घर जहानाबाद जा रहे हैं।
अभी कुछ दिनों तक वहीं पर रुकेंगे। अरे वाह, आप भी जहानाबाद बात जा रही है। मैं भी, मतलब रूही, क्या आपकी दादी का घर भी वहीं पर है? हाँ आंटी, और मुझे पता है कि उनका घर कहाँ पर है, इसीलिए मैं बिना पापा को बताए ही आ गई, क्योंकि वो मुझे हर बार झूठ बोल देते हैं कि वो मुझे नेक्स्ट वीकेंड पर दादी के घर लेकर जाएंगे, पर वो उस दिन घर आते ही नहीं है और अगले दिन जब आते हैं तब कहते हैं कि वो मीटिंग में फंस गए। इसीलिए इस बार मैंने उन्हें बिना बताए ही दादी के घर जाने का प्लान बना लिया। पर रूही बेटा, आप ऐसे अपने घर से बिना अपने पापा को बताए आ गई। वो आपको घर में नहीं देखकर कितना परेशान हो रहे होंगे। आपको कम से कम उन्हें एक कॉल कर बता देना चाहिए कि आप अपने दादी के घर आए हुई है। नहीं आंटी, मैं पापा को नहीं बताऊंगी। मुझे उनके साथ वहां पर नहीं रहना है, और अगर उन्हें पता लगेगा तो वो मुझे फिर से डांट कर वापस अपने साथ ले जाएंगे। मैं वहां अकेले बोर हो जाती हूँ। यहाँ पर दादी के साथ बहुत मजा आता है मुझे। पर क्यों बेटा, वो आपको यहाँ पर क्यों नहीं रहने देते हैं? पता नहीं आंटी, लेकिन मैंने पापा को कभी भी दादी से बात करते हुए नहीं देखा है। जब कभी दादी पापा से कुछ बोलती भी है तो पापा बिना कोई जवाब दिए है अपने कमरे में चले जाते हैं और एक दो दिन रहकर वापस मुझे लेकर यहाँ शहर आ जाते हैं। इसीलिए इस बार मैं बिना उन्हें बताए ही आ गई। पूजा को जब पता चला कि रूही की माँ नहीं है तब उसे बहुत दुख हुआ और वो रूही से बोली, रूही बेटा, मैं आपको आपके दादी के घर छोड़ दूंगी, आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाओगे ना? हाँ आंटी, क्यों नहीं, चलो ना, आपको मैं अपने दादी से मिलवाऊंगी, वो आपसे मिलकर बहुत खुश हो जाएंगी। रूही को अकेले बस में देखकर पूजा को उसे अकेला छोड़ना सही नहीं लगा, इसीलिए वो उसे उसके दादी के घर तक छोड़ने का सोच उसके साथ ही चल दी। कुछ घंटों के सफर के बाद जहानाबाद बस अड्डा आ गया, जहाँ पर रूही पूजा के साथ उतर गई। पूजा आंटी, मुझे सुसु आई है, मैं कहाँ करूँ? क्या रूही बेटा, आपको सुसु लगी है? एक मिनट रुको, मैं देखती हूँ। ये बोल पूजा इधर उधर अपना सर घुमा घुमा देखने लगी और मन ही मन बोली, यहाँ पर तो मैं भी ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। अभी अब रूही को मैं कहाँ लेकर जाऊँ? शायद वहाँ पर वॉशरूम है, एक बार जाकर देखती हूँ। ये बोल वो रूही का हाथ पकड़ बोली, रूही बेटा, शायद वहाँ पर वॉशरूम है, आओ चलो हमारे साथ। रूही भी पूजा के साथ हाथ पकड़ चल दी। कुछ ही दूरी पर एक सुलभ शौचालय बना हुआ था। वैसे वो सरकारी था तो इसी वजह से काफी गंदा था, लेकिन इस वक्त पूजा के पास एक वही ऑप्शन था, इसीलिए वो रूही से बोली, रूही बेटा, आप इस वक्त यहीं पर सुसु कर लो। है तो ये काफी गंदा, पर इस वक्त हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है आंटी, आप एक मिनट उधर घूम कर खड़ा कीजिए, तब मैं अंदर जाऊंगी। ओके बाबा, ये लीजिए, मैं घूम गई। कुछ देर बाद रूही बाहर आते हुए पूजा से बोली, आंटी अब हम चल सकते हैं, चलिए। रूही बेटा, आपको कुछ पता है कि आपकी दादी का घर कहाँ पर है? यहाँ से किस तरफ जाना है, कुछ मालूम है? वो तो मुझे नहीं पता आंटी, क्योंकि इससे पहले मैं हमेशा पापा के साथ गाड़ी में ही आती थी। क्या आपको दादी के घर जाने का रास्ता नहीं पता है? अब मैं आपको कैसे आपके दादी के घर पहुंचाऊं? ये बोल वो थोड़ा परेशान सी हो गई। अरे आंटी, आप परेशान क्यों हो रही है? मुझे दादी के घर का एड्रेस याद है, हम गाड़ी वाले को बोलकर वहां पहुंच जाएंगे। क्या आपको एड्रेस याद है? तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अच्छा, आप मुझे वो एड्रेस बताइए, तब मैं आपको वहां तक छोड़ देती हूँ। पूजा के कहने पर रूही ने वो एड्रेस उसे बता दिया, जिसकी सहायता से पूजा उसे उसके दादी के घर लेकर चल दी और गाड़ी में बैठे बैठे उसके तरफ देखते हुए मन में यही सोच रही थी, कितनी प्यारी है ये बच्ची। जब से इससे मिली हूँ मैं तो कुछ वक्त के लिए अपनी सारी दुख तकलीफ ही भूल सी गई। ये जिसकी भी बच्ची है, पता नहीं वो इसे कैसे खुश नहीं रख सकता है। अरे उसे तो भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि उसके घर इतनी प्यार बच्ची ने जन्म लिया है। खैर, ये सब सोचते सोचते और रूही के साथ मस्ती करते हुए वो उसके दादी के घर जा पहुंची, जहां पर पूजा रूही को गाड़ी से उतारते हुए बोली, रूही बेटा, अब आप अपने दादी के पास जाइए, और हाँ, मेरी एक बात याद रखिएगा, आगे से कभी भी किसी को बिना बताए घर से नहीं निकलिएगा, समझी? ये अच्छी बात नहीं होती है। नहीं पूजा आंटी, आपको मेरे साथ दादी से मिलने जाना ही पड़ेगा। मुझे उन्हें बताना है कि आपने मेरी कितनी मदद की है, और हाँ, आपको भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, तब मैं आपकी बात मानूंगी। पूजा रूही की मासूम सी बात सुनकर हंसते हुए बोली, अच्छा, और मुझे आपसे कौन सी प्रॉमिस करनी होगी, जरा मैं भी तो सुनूं। वो ये कि आंटी, आपको मुझसे मिलने यहाँ पर आना पड़ेगा। मैं जब भी आपको कॉल करूंगी आप मुझसे मिलने आओगी ना, बोलो? अच्छा ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपके बुलाने पर आपसे मिलने आऊंगी। अब आप जाओ, देखो कितना लेट हो गया है, मुझे भी अपने बुआ के घर जाना है ना बेटा। रूही पूजा का हाथ पकड़ उसे गाड़ी से खींचते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आपको बस मेरे साथ चलना होगा, चलो ना। अच्छा ठीक है बाबा, मैं चल रही हूँ आपके साथ।
ये बोल पूजा उसके साथ उसके दादी के घर चल दी। दरवाजा लगा हुआ था तो रूही ने पूजा को बेल दिखाते हुए कहा, आंटी आप ये बेल बजाओ तभी कोई अंदर से बाहर आएगा, वरना सिर्फ दरवाजा खटखटाने से कोई नहीं आता है यहाँ पर। क्यों, ऐसा क्यों है? वो आंटी दादी जरा सी ऊंची आवाज में सुनती है ना, और राजू चाचू इस वक्त घर पर होंगे नहीं। रूही, अरे आपको तो यहाँ की हर अपडेट मालूम रहती है। लगता है आप अपनी दादी से हमेशा फोन पर बात किया करती है। हाँ आंटी, जब सुबह सुबह पापा घर से चले जाते हैं तो मैं दिन भर अकेली घर में बोर होते रहती हूँ। नैनी भी अपना काम करने में बिजी रहती है, इसलिए मैं दादी को ही कॉल लगा लेती हूँ और उनसे ढेरों बात किया करती हूँ। तभी दरवाजा खोलते हुए यमुना, रजत की माँ, कहती है, कौन है भाई जो इतनी बार बेल बजाए जा रहा है? अरे दादी जरा नीचे देखो, मैं हूँ रूही। यमुना जी रूही को देखते ही उसे कसकर गले से लगा लेती है और कहती है, मेरी बच्ची तू कैसे यहाँ पर आ गई? क्या तू अपने पापा के साथ आई है? कहाँ है वो? दादी आप यहाँ वहाँ मत देखो, क्योंकि इस बार मैं पापा के साथ नहीं आई हूँ बल्कि इन आंटी के साथ आई हूँ। रूही की पूजा की तरफ इशारा करने पर यमुना की भी नजर उस पर पड़ती है, जिसे देखकर यमुना जी पूछती है, तुम कौन हो बेटा? पूजा यमुना जी के पैर छूते हुए बोली, नमस्ते माँ जी। वो मैं रूही से बस में मिली थी। जब मैंने इससे बात की तो पता चला कि ये अकेली ही अपने घर से निकल गई है। इतनी छोटी बच्ची को यूं अकेला देख मुझे उसे अकेला छोड़ना सही नहीं लगा, तो मैं इन्हें यहाँ तक ले आई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुमने मेरी रूही के लिए इतना सोचा, वरना आज के जमाने में सब बस अपने मतलब के लिए ही रिश्ता रखते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। पर तुम सच में बहुत नेक दिल लड़की हो। आओ ना बेटा, अंदर आओ। जी माँ। रूही पूजा का हाथ पकड़ घर के दरवाजा का चौखट पार कर अंदर चली गई, और जैसे ही वो घर के अंदर अपना कदम रखी, वहां पर कब से लाइट नहीं थी, उसके कदम रखते ही पूरा का पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा। ये देखकर यमुना जी एकदम से हैरान हो गई और फिर बोली, बेटा तुम्हारा पैर इस घर के लिए बड़ा ही शुभ है। तभी तो कितने दिन से यहाँ पर बिजली नहीं आ रही थी, पर देखो तुम्हारे पैर रखते ही ये पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा। तुम सच में बहुत शुभ हो हमारे लिए। प्लीज माँ जी आप ये सब कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं क्या किसी के लिए शुभ हो सकती हूँ? मन ही मन बोली, फिर रूही की तरफ देखते हुए बोली, रूही बेटा अब मैं आपके कहने पर आपकी दादी से भी मिल ली, अब मैं जाऊँ, मुझे भी अपने घर पहुँचना है ना। अरे ऐसे कैसे पूजा बेटा, तुम हमारे घर पहली बार आए हो और हम ऐसे कैसे जाने देंगे तुम्हें? प्लीज माँ जी मैं फिर कभी आ जाऊंगी। इस वक्त मेरा बुआ के घर पहुंचना जरूरी है, वरना वो परेशान हो रही होंगी। वैसे भी अभी कुछ दिनों के लिए मैं भी जहानाबाद में ही रुकी हूँ, तो मैं आपसे और रूही से मिलने आते रहूंगी, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। अच्छा ठीक है बेटा, जब तुम बोल रही हो तो हम तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे, पर तुम यहाँ पर रूही से मिलने जरूर आना, इसी बहाने मैं भी मिल लूंगी तुमसे। जी माँ मैं जरूर आऊंगी। ठीक है रूही बेटा, अब मैं चलती हूँ। बाय आंटी। पूजा रूही के सर पर एक प्यारा सा किस कर वहां से निकल गई, और जैसे ही वो वहां से निकली, सामने से आ रहे एक आदमी से वो टकरा गई, और अचानक टक्कर होने की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाए और जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी वो आदमी उसका हाथ पकड़ जोर से उसे अपनी ओर खींचता है, जिससे पूजा सीधे जाकर उस आदमी के एकदम से करीब पहुंच जाती है। तब उन दोनों की नजरें एक दूसरे से पहली बार लड़ जाती है। पूजा जब उस आदमी को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो आदमी बेहद ही हैंडसम और किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। एकदम गोरा चिट्टा, बड़े बड़े आंखें और एकदम सेट की हुई काली बियर्ड, जो चेहरे को और ज्यादा स्मार्ट बना रही थी। कुछ देर तक जब उस आदमी ने देखा कि पूजा उसे बस देखे ही जा रही है, तब वो थोड़ा गंभीर आवाज में बोला, एक्सक्यूज मी, अब क्या आप ऐसे ही मेरी बाहों में झूलती रहेंगी या फिर हटेंगी भी? पूजा ने जैसे ही उसकी बात सुनी, झट से उससे थोड़ा दूर होते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, आप ये क्या बोल रहे हैं? एक तो आपने मुझे टक्कर मार गिराने की कोशिश करी, ऊपर से बोल रहे हैं कि मैं आपके बाहों में रहना चाहती हूँ। ये सब पेतरे मुझ पर नहीं चलने वाली है। ये बोल पूजा वहां से चल दी। उसको जाते देखो, हैंडसम आदमी खुद में ही बोला, व्हाट नॉनसेंस, क्या लड़की है ये? मैंने इसे जानबूझकर टक्कर मारी। लगता है इसका दिमाग सच में खराब होगी, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें करके गई है। बेवकूफ। ये बोल वो अपने हाथ में जो चश्मे थे उसे स्टाइल में लगाते हुए घर के अंदर की ओर चल पड़ा। जब वो घर के अंदर गया तो रूही उसे देखकर झट से अपने दादी के पीछे छिप गई। उसे डरे देखकर वो बोला, बेटा आपको मैंने कितनी बार बोला है कि ऐसे बिना मुझे बताए कभी भी घर से मत निकला कीजिए। आप समझती क्यों नहीं हो? मैं आपके भले के लिए ही बोल रहा हूं ना, पर आप हो कि समझती ही नहीं। उसकी बात सुन यमुना झट बोल पड़ी, अब उसे इस तरह से डांट के समझाओगे तो वो क्या ही समझेगी? प्यार तो करना तुम्हें अब आता ही नहीं है। चलो बेटा रूही, आज मैं आपको गांव का खाना खिलाती हूँ। अगर किसी और को भूख लगी हो तो वो भी खाने आ सकता है।
पापा दादी आपको बोल रही है, आप भी हमारे साथ खाना खाने आ सकते हो, रूही मासूम भरे आवाज में बोली। नहीं रूही, आप जाकर खाओ, मुझे भूख नहीं लगी है। और हाँ, हम यहाँ पर 2 दिन के लिए ही रुके हैं। आपको मेरे साथ 2 दिन बाद जाना होगा, उस वक्त मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। रजत एकदम गंभीर हो बोला। जिसे सुन रूही यमुना जी से बोली, दादी मुझे आपके साथ ही रहना है, प्लीज पापा से बोले ना, मुझे उनके साथ वहां पर नहीं जाना है, वहां पर सब बोरिंग है। अच्छा रूही, अभी तुम ये सब सोचना छोड़ो और चलो, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी खाना खिलाती हूँ। ये बोलकर वो रूही के साथ वहां से रसोई की तरफ चली गई। रजत वहीं खड़े खड़े खुद में ही बोला, ये रूही भी ना पता नहीं क्यों नहीं समझती है मेरी बात। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूँ, लेकिन वो है कि वो यही रहना चाहती है। अब मैं उसे क्या बताऊं? ये बोल बात को वहीं छोड़ रजत अपने कमरे में चला गया। इधर पूजा जब अपने बुआ के घर पहुंची तो सलोनी उससे पूछी, पूजा तुम्हारी बस तो दोपहर 2 बजे की थी ना, तो तुम इतनी लेट से कैसे पहुंची? क्या रास्ता भटक गई थी क्या? नहीं बुआ, वो मैं जबा रही थी, तो बस में मुझे एक बच्ची मिल गई रूही। वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी। मैं जब उससे मिली ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं अपना सारा गम भूल गई कुछ वक्त के लिए। अच्छा कौन थी वो? क्या तुम उसे पहचानती हो? नहीं बुआ, बस मैं उसे उसी वक्त मिली थी, पर उससे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। वो अकेली ही अपने दादी के घर जा रही थी, तो मुझे ये सही नहीं लगा, इसीलिए मैं खुद उसे उसके दादी के घर तक पहुंचा दी, तब आई हूँ। चलो ये तुमने अच्छा किया। वैसे भी आजकल छोटे बच्चों का अकेला बाहर निकलना सेफ भी नहीं है। वो तो तुम उस बच्ची को मिल गई, वरना पता नहीं अगर किसी गलत इंसान के हाथ लग जाती तो वो उसे बहला फुसला कर अपने साथ लेकर चला जाता। हाँ बुआ, आप सही बोल रही है, लेकिन मुझे रूही के बातों से ऐसा लगा कि शायद उसके पापा उससे प्यार नहीं करते हैं, तभी तो उसे दिन भर घर में अकेले छोड़कर ऑफिस चले जाते हैं, और बेचारी की माँ तो उसे बचपन में ही छोड़ इस दुनिया से चली गई है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत, और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी पुनर्विवाह एक समझौता।